हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और काफ़ी लोगों को या काफ़ी दोस्तों को जो नई शिक्षा नीति आपकी आई हुई है 2020 की, उसको समझने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो उसी को लेकर के आज हम आए हैं। ठीक है, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो यह जो आपकी शिक्षा नीति 1986 थी, उसी शिक्षा नीति में बदलाव करके शिक्षा नीति नई बनाई गई है, जिसे आप कह सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति 2020। और इसे लागू कब किया गया, तो आप देख रहे होंगे लिखा गया है 29 जुलाई 2020, यानी यह कब पारित की गई थी? 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति कैबिनेट में लाई गई। तो इसे पारित करने वाला कौन है, यह भी प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो जो आपके HRD मिनिस्टर, जिसे हिंदी में कहा होगा मानव संसाधन विकास मंत्री, और कौन करेगा, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसे पेश किया गया। ठीक है, अब बात आ जाती है किस समिति के द्वारा, या इस समिति का अध्यक्ष कौन था। तो समिति का अध्यक्ष कस्तूरी रंजन जी थे, जो आपको नाम दिखा हुआ कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन। यह पहले इसरो के वैज्ञानिक भी रह चुके हैं, इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस समिति का गठन किया था, और यह समिति बहुत ही बेसिक स्तर से ली गई है, यानी प्रत्येक जिले के प्रत्येक गांव की राय को इसमें शामिल करके नई शिक्षा नीति बनाई गई है। और आप जानते हैं इसके पहले जो आपकी शिक्षा नीति थी, 12वीं तक आपकी राज्य आपके ऊपर कमांड रखती थी, यानी आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उस पर राज्य का अधिकार होता था। जैसे आप 12वीं पास कर लेते थे तो आप किसी यूनिवर्सिटी, किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेते थे, और वहाँ से आप ग्रेजुएशन करते थे, जिसे आप BA कहते हैं, या फिर आप कोई टेक्निकल डिग्री लेते थे। ठीक है, तो यह आपका था। लेकिन आपको देखे होंगे कि उसके पहले हम लिखते थे 10+2, यानी आप 12वीं तक पढ़ चुके हैं। और आज आपकी जो नई शिक्षा नीति है, इसमें लिखा गया है 5+3+4, 5+3+3+4। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें बदलाव हुई हैं, क्या आपके लिए अच्छी हैं और क्या अच्छी नहीं है। अधिकांशतः सभी चीज़ें अच्छी है, बस हमारे समझने का नज़रिया होना चाहिए, और हम समझाने का प्रयास बिल्कुल करेंगे आपको सबसे आसान से आसान भाषा में, जिसे आप समझ ले जाएं। तो आपको पता होगा, अगर आप यूपी के हैं तो आपके ऊपर यूपी बोर्ड लिखा होगा, जैसे यूपी बोर्ड हाई स्कूल का, यूपी बोर्ड 12 का। ठीक, बिहार के हैं तो बिहार राज्य का, राजस्थान का तो राजस्थान बोर्ड, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, तो इसी में देखिए सुधार क्या किया गया। पहले क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 ईयर प्लान, इसे आप कहेंगे 5 में है क्या, बच्चे को एंट्री कब करा देनी, स्कूल में दाखिला कब कराना है। दाखिला बच्चे को 3 ईयर में करा देना है, 3 साल में। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ, बोर्ड पे आपको लिखा दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से कि बच्चे की एंट्री कब हो जाएगी, 3 साल का। जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो उसे आप स्कूल में दाखिला करा देंगे। जैसे आप देखे होंगे दिल्ली वगैरह में क्या चलता था, प्ले स्कूल। प्ले स्कूल मतलब खेल का स्कूल। बच्चा जो है, अच्छा ये ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे यही रीज़न था कि जो बच्चा है और जो स्कूल है उसके बीच जो गैप है उसे भरा जाए, जो गैप है उसको भर दिया जाए। यानी बच्चा जैसा घर पे महसूस करता है, जितना रिलैक्स रहता है, उसी प्रकार से घर स्कूल में भी रिलैक्स रहे। जैसे एक बहुत अच्छी या छोटी सी घटना है, एक बार एक बच्चा अपने पिताजी के साथ स्कूल जाता रहता है। ठीक, और वह देखता है कि एक जो बकरी काटने वाला होता है, वह बकरी को खींच करके लेके जाता रहता है, और बकरी आवाज़ करती है मैं की, या फिर बकरी चिल्लाती रहती है। वह खींचता है तो बकरी पीछे की तरफ भागती है। ठीक है, वैसे आप देखे होंगे छोटे जानवर जो होते हैं, आप अगर खींचेंगे तो पीछे की तरफ भागते हैं। ठीक है, तो बच्चा कहता पापा यह बकरी रो क्यों रही है, या बकरा रो क्यों रहा है। तो पापा उसका कहते हैं कि उसे काटने के लिए लेके जा रहा है, इसलिए बकरी रो रही है। तो बच्चा क्या कहता है, बच्चे की मानसिकता देखिए कितनी अच्छी और कैसी बात वो बोल रहा है। मुझे लगा कि पापा इसको स्कूल लेके जा रहा है इसीलिए रो रहा है। यानी बच्चे की मानसिकता क्या है कि उसे बकरा जो उसको स्कूल काटने के लिए उतना तरीके से वह रो रहा है, या उस तरीके से बच्चा स्कूल से गैप बनाना चाहता। उसी को भरने के लिए क्या लाया गया, 5+3+3+4 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे आप क्या कहेंगे, नई शिक्षा नीति। आइए देखते हैं। तो बच्चे की एंट्री कब हो जाएगी, 3 साल पे, यानी बच्चा 3 साल पे स्कूल में चला जाएगा। लेकिन इसमें हिदायत दी गई है कि बच्चे का कोई एग्जाम नहीं होगा, बच्चे को कोई रटाने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। ठीक है, बच्चे को एग्जाम नहीं होगा, वह 3 साल पे एंट्री कर लेगा,
और कब तक रहेगा? 5 साल तक। 5 साल तक रहेगा, जानते हैं किस क्लास में पहुंच जाएगा? क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड में पहुंच जाएगा। 5वीं साल में वह क्लास सेकेंड में पहुंच जाएगा। देख रहे होंगे इसे क्या कहा गया है? फाउंडेशन बैच। उसे क्या कहा गया? फाउंडेशन, यानी नींव डाली गई। उसमें होगा क्या? पढ़ाने का कोई काम नहीं होगा, जो बच्चे की जो खेल की सामग्री है वहाँ पे होगी, उनको टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी कि बच्चे के साथ कैसा बिहेव करना है। उस प्रकार से बच्चे को स्कूल से जोड़ा जाएगा, स्कूल से उसका लगाव होगा। यानी देखे होंगे कि पहले जो होता था, बच्चे स्कूल से भाग करके ना कुछ खाना खाते या ना कुछ भी पढ़ने के लिए उनकी कोई बात ही नहीं है, वो तुरंत भागते थे खेलने के लिए। आज वही खेल उनके स्कूल में मिलेगा तो वह तुरंत जब सुबह को जगेंगे तो अपना नित्य क्रियाकर्म करने के बाद तुरंत वह स्कूल के लिए भगेंगे। आपको स्कूल ज़बरदस्ती उनको छोड़ने नहीं ले जाना पड़ेगा, ठीक है? स्कूल में उनको खेलेगा। इसे क्या कहा गया? फाउंडेशन बैच। इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा और यह कब तक होंगे? 5 साल तक रहेंगे। 3 साल में एंट्री हो गई और वह कक्षा 1 और 2 में पढ़ लेंगे, ठीक है? या 5 ईयर था। आगे आपका क्या दिख रहा है? 5 + 3। 3 जो है इसमें वह क्लास 3rd में एंट्री करेगा, 4th और 5। 3 था तो 3 क्लास पढ़ लिया, ठीक है? देखिए यहाँ पे लिखा गया है 3rd, 4th और 5th 3 क्लास पढ़ लिया। या 3 ईयर प्लान था। अभी यहाँ से कक्षा 3 से आपकी क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट, यानी आपकी परीक्षाएं अब चालू हो जाएंगी और आपको होमवर्क वगैरह मिलना चालू हो जाएगा। क्लास 2 तक तो आपको कोई होमवर्क नहीं देना है, टीचर को सख्त हिदायत, उसे केवल सिखाना है, उसे कुछ महसूस करके उसे खेलने के लिए उसे स्कूल से जोड़ लेना। जब आप स्कूल से जोड़ लेंगे तो स्कूल का जो भी कार्य होगा उसे वह कर ले जाएगा। तो तीसरे वाले में 3 ईयर था और उसमें कितने पहुंचा? 3rd, 4th और 5th में पहुंच गया। टेस्ट स्टार्ट हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें किस में आपको शिक्षा दी जाएगी? रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज यानी आपकी क्षेत्रीय भाषा, इसे आप कह सकते हैं मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? जो हमारे परिवार में, जो हमारी मम्मी के द्वारा हमें सिखाई जाती है, जो हम प्रतिदिन परिवार में सुनते हैं, वह क्या होती है? मातृभाषा। जैसे बिहार भोजपुरी, और आप दक्षिण साइड में चल जाएँ तमिलनाडु वगैरह तो वहाँ की तमिल हो जाएगी, महाराष्ट्र की चल जाएँ तो वहाँ की मराठी हो जाएगी। इस तरीके से अलग अलग तरीके पे क्षेत्रीय भाषाएं बदलती रहती। तो जो 3rd से 3 ईयर प्लान है, इसमें 3rd, 4th और 5th जो क्लास होगा उसमें कैसी लैंग्वेज में शिक्षा दी जाएगी? क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में। या 5 हो गया आपका और 3 हो गया। अगला 3 आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें क्या होगा? इसमें आप जाएंगे 6th में, 7th में और 8th में। देखिए जो 3 ईयर था इसे क्या कहा गया? प्रीपर्टी स्टेज। प्रीपर्टी स्टेज, ठीक है? आगे 3 ईयर प्लान, इसमें आप 6 में जाएंगे, 7th में जाएंगे और 8th में। इसे क्या कहा गया? मिडल स्टेज। क्या कहा गया? मिडल स्टेज। अब देखिए इसमें होगा क्या? मिडल स्टेज। मिडल स्टेज से क्या आप कहेंगे? 6 ईयर, 7th और 8th क्लास में आप पढ़ेंगे। और इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट होगा? उसमें एक क्या है आपकी? कंप्यूटर होगी। दूसरा क्या है? कंप्यूटर कोडेड होगा। टेक्निकल लैंग्वेज होंगी या टेक्निकल चीज़ें आपको बताई जाएगी। मैथ्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे और आर्ट यानी कि जो कला की सब्जेक्ट हैं उसे आप पढ़ेंगे। कला की सब्जेक्ट से भूगोल इतिहास से आप आर्ट में रखते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप इंडियन लैंग्वेज जानेंगे। अब देखिए भाषाएं आपको पढ़ाई जाएंगी। इंडियन जो भारतीय भाषाएं हैं, आप जानते हैं भारतीय भाषाओं में करीब 20-22 भाषाएं हैं, ठीक है? तो उसमें कुछ आपको 1, 2, 3 इतनी भाषाएं आपको जाननी होंगी। किस स्टेज में? मिडिल स्टेज में। और इसमें आप किस में पढ़ेंगे? इंडियन लैंग्वेज। और यहाँ पे क्या था आपकी? रीजनल लैंग्वेज। आप समझिएगा भारतीय भाषा, उसमें आपकी कई हो जाएगी। भारतीय भाषा आप कह सकते हैं कि कोई हर राज्य हिंदी को प्राथमिकता देगा। कोई राज्य जो हिंदी भाषी है वह प्रथम पे रखेगा, कोई राज्य जो दूसरा भाषी है वो हिंदी को द्वितीय पे रख देगा, लेकिन हिंदी को पढ़ना है। अब आ जाइए 4 ईयर। 4 ईयर आप यहाँ पर देख रहे हैं। 4 ईयर जो आप 5 + 3 + 3 + 4 था, तो 5 वाला आपने जाना, 3 वाला जाना और 3 वाला जाना। अब क्या है? 4 ईयर। 4 ईयर में आप किस में जाएंगे? 9th, 10th, 11th और 12th। इसे आप कहेंगे क्या? सेकेंडरी स्टेज। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चेंजिंग यहीं पे हुई। इसके पहले जो बच्चा पढ़ता था 9 से या 11 से, उससे क्या होता था कि हमें आर्ट लेना है, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे उसे यह पूरी आज़ादी दी गई है कि अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैथ भी ले लीजिए, आप अकाउंट पढ़ना चाहते हैं तो अकाउंट भी ले लीजिए, आप भूगोल भी पढ़ना चाहते हैं तो भूगोल भी ले लीजिए। किसमें? 9 से ही उसके आप स्ट्रीम कोई बटेगा नहीं। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ
नो स्ट्रीम, कहाँ पे, यहाँ पे नो स्ट्रीम लिखा हुआ है, यानी कोई भी स्ट्रीम में नहीं होगा। आप ना आर्ट के स्टूडेंट कहे जाएंगे, ना कॉमर्स के स्टूडेंट कहे जाएंगे, ना ही मैथ के। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जो आपको लगता है मेरे लिए उपयोगी है, आप उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज, देखिए एग्ज़ाम के लिए क्या हुआ, एग्ज़ाम में बच्चों का क्या होता था, जैसे एग्ज़ाम अगर आपका मार्च में होता है आज, तो बच्चे पढ़ना कब स्टार्ट करते हैं, बच्चे पढ़ना कब स्टार्ट करते हैं, बच्चे आपका पढ़ना स्टार्ट करते हैं जनवरी वगैरह में। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अभी 2-3 महीने में हम सिलेबस को कवर कर लेंगे या पढ़ लेंगे। अब बच्चे के लिए क्या कर दिया गया, एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज कर दिया गया। सेमेस्टर वाइज जिसे आप कहते हैं 6-6 महीने के लिए, ठीक है। 6-6 महीने का तात्पर्य हो गया कि आपका 6 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो बच्चा रेगुलर पढ़ता रहेगा, उसे रेगुलर एग्ज़ाम के लिए पढ़ता रहेगा, यानी वह हरदम पढ़ाई से दूर नहीं बनाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज 6-6 मंथ पे होगा। नो स्ट्रीम मल्टीपल सब्जेक्ट, मतलब आप कोई सब्जेक्ट किसी भी तरीके से ले सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड फॉरेन लैंग्वेज, देखिए इसी पे आपको जो 9th to 12th होगा, यहीं पे आपको फॉरेन लैंग्वेज की भी पढ़ने की आज़ादी दी जाएगी, या फिर आपको सिखाया जाएगा, फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाया जाएगा। और आपने एक देखा क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, आपको सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और जैसे कि अगर पूछा जाए कि बाबर ने इतने ईस्वी में आक्रमण किया था या हुमायूं ने किया था, तो अगर वह ऐसे ना किया होता या आप उस समय होते तो आप क्या करते, ठीक है। तो आप अपने ऊपर अपना विचार व्यक्त करेंगे, इसे क्या कहेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग। चलिए आ जाते हैं अब यहाँ पे, आप 12वीं तक पढ़ चुके, यहीं तक नई पॉलिसी आपकी क्या थी, 5 3 + 3 + 4। अब आ जाते हैं हम ग्रेजुएशन की तरफ। ग्रेजुएशन जिसे आप क्या कहते हैं, आप साधारण भाषा में BA कहते हैं, BSc कहते हैं, BCom, ठीक है, BA BSc और BCom। इसके पहले यह होता था कि अगर बच्चा जो है 1 साल पढ़ा है या 2 साल पढ़ा है, BA में पढ़ा है, BSc में पढ़ा या BCom में, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, या उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं माना जाता या ग्रेजुएशन नहीं माना जाता था। लेकिन आज की गवर्नमेंट कह रही है कि अगर बच्चा 1 साल पढ़ा है तो भी, जो बच्चा 1 साल पढ़ा है उसे क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट, जो बच्चा 2 साल पढ़ा उसे क्या मिलेगा, डिप्लोमा, और जो बच्चा 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा उसे क्या मिलेगा, डिग्री, और जो बच्चा 4 साल पढ़ा है उसे क्या कहेंगे, रिसर्च कहेंगे। अब देखिए किसके लिए क्या जरूरी या किसके लिए उपयोगी, यानी अगर हम 2 साल पढ़ करके ग्रेजुएशन में हम भाग जाते हैं बाहर किसी काम से या जॉब के लिए, या फिर मेरी पढ़ाई किसी कारण से छूट जाती है, और फिर मुझे लगता है कि 4 साल बाद मुझे फिर पढ़ना चाहिए, तो जो मैं 2 साल पढ़ा हूँ डिप्लोमा, उसके बाद 2 साल या 1 साल जो पढ़ूंगा वो मेरे काम का हो जाएगा। देखिए डिग्री में यही, और आज भी आपका यही होता है कि आप 3 साल ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद आप मान लीजिए जो डिग्री बेस पे फॉर्म आते हैं, स्नातक स्तर से आप कहते हैं हिंदी में, स्नातक स्तर पे जो फॉर्म भरने के लिए आते हैं आपको 3 साल करना पड़ता है। तो उनके लिए क्या है, कंपटीशन देना है आपको, या आपको किसी जॉब में अप्लाई करना है जिसमें वो कहता है कि आपको डिग्री चाहिए, तो डिग्री के लिए आपको 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं आपको केवल डिप्लोमा मांगा जाता है तो डिप्लोमा के लिए आप 2 साल करके आप अपना उसको लगा सकते हैं मार्कशीट, ठीक है। और इसमें 2-4 साल का गैप है तो भी आपकी शिक्षा बाधित नहीं होगी, आपको फिर से नहीं पढ़ना होगा। यह क्या था, ग्रेजुएशन। और यहाँ पे भी नो स्ट्रीम, मतलब कि कोई भी संकाय बटा नहीं होगा, BA वाला, BSc और BCom तीनों को अलग नहीं रखा जाएगा। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ ले लीजिए, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र आप राजनीति कहते हैं, ठीक है, लेखा शास्त्र, लेखांकन, ठीक है। और आ जाइए आप साइंस में, विज्ञान, जूलॉजी, बॉटनी, कुछ भी जो आपको पढ़ना है उसे आप यहाँ से अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट, ठीक है। और कितना पढ़ना हो तो सबके लिए बराबर पढ़ना हो, क्योंकि आप अधिक सब्जेक्ट नहीं ले सकते जो कि बच्चे के लिए बर्डन हो जाएगा। लेकिन जितने सब्जेक्ट आप बॉन्ड रहती थी आपको इसमें यही लेना, यानी कि आप मैथ ले लिए तो आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक लेना ही लेना है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ नहीं, अगर आप मैथ ले लिए, फिर आपको अच्छा लगता है कि मैं भूगोल भी पढ़ लूँ तो भूगोल ले लिए, और आपको मन करता है मैं इकोनॉमिक्स भी लेता हूँ तो इकोनॉमिक्स भी ले लो, ठीक है। नो स्ट्रीम, और 1 साल के लिए क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट उसे बोला जाएगा। 2 साल अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, डिप्लोमा। 3 साल के लिए डिग्री, और 4 साल के लिए रिसर्च। अब आ जाइए PG। देखिए जो बच्चा 4 साल पढ़ के आया है UG में, जिसे आप कहते हैं अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन, जो बच्चा ग्रेजुएशन में 4 साल पढ़ के आया है उसे केवल आगे कितना पढ़ना है, 1 साल, उसका 5 साल हो जाएगा और वह PG कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें कुछ लोग क्या कहें
कि हम 3 साल या डिग्री कर लें और फिर आकर के यहाँ पर 1 साल में पीजी कर लें, तो यह गवर्नमेंट कहती है नहीं, आपने वहाँ 3 साल पढ़ा है, आपको यहाँ कितने साल पढ़ना है, 2 साल, यानी पीजी आपकी 5 साल में ही कंप्लीट होगी। अगर आप यहाँ 4 साल पढ़ के आए तो यहाँ पे 1 साल देना होगा, और आप यहाँ पे 3 साल दे करके आए हैं तो 2 साल देना होगा, तो आपकी पीजी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद थोड़ी सी बात जो आपकी पीएचडी की है, ठीक है, पीएचडी यानी क्या कहते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, पीएचडी, वो आपकी 4 साल की है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक। एमफिल वगैरह उसमें कोई बात नहीं है। अब आ जाते हैं हम रिजल्ट पे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या बनाया गया, रिजल्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे नीचे। अब देखिए रिजल्ट में आप देख रहे होंगे, पहला क्या लिखा है, मार्क्स, दूसरा सेल्फ, तीसरा फ्रेंड या क्लासमेट, चौथा क्या दिख रहा है, टीचर। देखिए अब तक जो आपको रिजल्ट मिला होगा उसमें केवल आपकी मार्क्स दिखाई देते हैं, यानी आपने कितना पेपर में लिख के आया था वही आपको नंबर मिल जाता है। लेकिन आज जो है वह कह रहा है 4 उसके मेन स्तंभ बनाए गए हैं, 4 स्तंभ, यानी पहला मार्क्स, जो आप पेपर में लिख के आओगे वह क्या मार्क्स हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो दूसरी स्टेज है सेल्फ, आपको खुद को आंकना होगा कि आप किस सब्जेक्ट में या किस बेस पे आप कितने सक्रिय हैं या कितना अपने आप को खुद को नंबर देते हैं। अब देखिए कुछ लोग सोचेंगे हम कोई व्यक्ति खुद को क्यों कब नंबर देगा। देखिए आप आज के 4 साल बाद आपको खुद समझ आता है कि मैं इस काम में इतना दक्ष हूँ, इतना सक्रिय हूँ, इतना कम सक्रिय हूँ, या मैं आपको इतना अपने आप को इतना नंबर देना चाहता हूँ, ठीक। तो आप सेल्फ से भी अपने आप को नंबर आपका इंक्लूड होगा रिजल्ट में, और यह आपका मार्क्स जो आप आज भी मार्क्स मिलता है। तीसरा क्या है, फ्रेंड या क्लासमेट। देखिए 1 से लेकर के 12th के लिए यह है अप्लाई, जो मार्क्स वाला रिजल्ट है, 1 से लेकर के 12th, 5, 3 और 4 जो ईयर प्लान है, इसमें आप जो क्लास में रहेंगे उनमें आपका फ्रेंड यानी जो आपके साथ पढ़ने वाला है, आपका उसके साथ कैसा व्यवहार है, उस पर वह आपको रिजल्ट देगा, मार्क्स देगा, और आप भी उसे मार्क्स दोगे। यानी एक बच्चा दूसरे से मार्क्स लेने के लिए अब अपने व्यवहार को परिवर्तित करेगा, और आप भी यह जानेंगे कि अगर 10 से 12 साल कोई बच्चा अच्छे परिवेश में रह जाएगा या फिर सदाभाव या अच्छे विचारों से रह जाएगा, फिर आगे बिगड़ने का कोई चांस नहीं बनता है। सबसे अच्छी बात, और आप भाईचारे या फिर आपके जो विचार हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएंगे, यही सोच है। देखिए, और यह आपके फ्रेंड का हो गया, आपके क्लासमेट का। यहीं देखिए टीचर भी देगा, आप टीचर के साथ कैसा व्यवहार किए हैं, टीचर ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है, टीचर आपको मार्क्स भी देगा। टीचर अपने आप देगा बिना कुछ आपका किया हुआ, आपके व्यवहार पे या कितनी अच्छी चीज़ें आपके व्यक्तित्व को डेवलप किया जा रहा है, ठीक। मार्क्स आपके 4 बेस होंगे, सेल्फ, मार्क्स, टीचर और फ्रेंड, इसे आप क्लासमेट कह सकते हैं। यह मार्क्स की बात हो गई। नीचे आपको क्या लिखा गया, टॉप वर्ल्ड्स 50 यूनिवर्सिटी। देखिए इसका कुछ भी मतलब नहीं, मतलब बस यही है कि जो पूरे विश्व की टॉप 50 यूनिवर्सिटियाँ हैं, यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय हैं, वह भारत में अपनी अपनी शाखाएं खोलेंगी, ठीक है। इसे मनमोहन सिंह ने भी किया था, लेकिन उसमें कुछ सिक्योरिटी डाली गई थी, और यहाँ पे सिक्योरिटी को हटा लिया गया है, ठीक है। तो आपको विश्व की जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी हैं टॉप 50 में, उनको या उनमें अध्ययन करने के लिए, उनमें रिसर्च करने के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपके देश में यही हुआ, अपनी शाखाएं खोलेंगी, अपनी यूनिवर्सिटी डालेंगी, और आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट क्या लिखा गया है, अभी तक आप जानते होंगे जो जीडीपी है आपकी, ठीक है, उसकी महज 3%, जीडीपी की महज 3% ही शिक्षा पर व्यक्त की जाती थी या शिक्षा पर व्यय की जाती थी। लेकिन इस नई पॉलिसी के साथ आपकी शिक्षा पर लगभग 6% व्यय करने का अनुमान किया गया है, या शिक्षा पर 6% लगभग व्यय किया जाएगा, ठीक है। और इसे लागू करने का जो लक्ष्य है लगभग 2023-24 से यह लागू हो जाएगी। अभी सरकार तो फिलहाल जो करंट का जो आपका वर्तमान का संक्रमण काल है उससे निपटने के लिए प्रयास कर रही है, और आशा यही है कि 2023-24 से यह शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। तो आप देख चुके कि यह कितनी इम्पोर्टेंट है या कैसी शिक्षा नीति है, ठीक है। और इसी के साथ हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं, और फिर आगे कोई नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के जिसे आप समझने और आपके जीवन से जुड़ी हो, आपकी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, उसे लेकर के हम आएंगे। अच्छा लगा हो तो सभी लोगों को शेयर करें। इसी के साथ हम बंद करते हैं। धन्यवाद।